हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने व्रज का जो मैथ्स का पेपर है, पेपर 1 से लेके 5 तक सभी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का ही साइंस का पेपर व्रज का जो 2026 का है उसका सेक्शन बी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सेक्शन बी का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, जिसमें हमें करना है परिभाषा देनी है, जिसमें है क्वथनांक और वाष्पीकरण। तो सबसे पहले है कि क्वथनांक, तो क्वथनांक किससे कहते हैं। तो देखो बच्चों, क्वथनांक किससे कहते हैं इसकी परिभाषा समझाने से पहले अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक बीकर है यहाँ पर, ठीक है, एक पात्र है, इसमें मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ, ठीक है। अब इस पानी को, ये जो पात्र है इसको हम थोड़ी सी उष्मा देते हैं यानी गर्मी देते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पानी उबलने लगेगा, तो यही जो पॉइंट है पानी के उबलने के पॉइंट को, इसी को इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। तो क्या कहती है ये परिभाषा कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे ही उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का यहाँ पर आपको क्वथनांक दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण। तो अब वाष्पीकरण किससे कहते हैं बच्चों, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा है और इस बर्फ के टुकड़े को अगर गर्मी मिले तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जो ठोस था वो क्या हो गया, उसे थोड़ी सी ऊर्जा या उष्मा देने पर वो क्या हो गया, द्रव्य में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये इसको परिभाषा में कैसे परिभाषित करेंगे, तो एक निश्चित तापमान पर गैस या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्य में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं बच्चों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 26वां सवाल कि एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय 32 ग्राम ऑक्सीजन में 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलाता है, उसके बाद 36 ग्राम पानी प्राप्त करता है। यदि वह 64 ग्राम ऑक्सीजन में 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलाता है तो कितने ग्राम उसको पानी प्राप्त होगा, और रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम यहाँ पर उत्तर में समर्थन करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, तो उत्तर में हमको दिया हुआ है कि ग्राम हाइड्रोजन जिसको मिलाकर 36 ग्राम हमें पानी मिल गया। अब यदि आप 64 जो ग्राम ऑक्सीजन में 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें देखो पानी का अनुपात कितना स्थिर ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो स्थिर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो हमें द्रव्यमान जो है, पहले यहाँ पर OH जो है वो 32:4 में दिया है, इसका मतलब वो 8:1 में है। अगर इसलिए 4 ग्राम जो हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम ही होगी, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन ही अभिक्रिया करेगी, ठीक है। तो शेष 32 ग्राम जो है मिलेगा हमें, तो प्राप्त पानी है 36 ग्राम का मिलेगा, यानी उत्तर हमारा आ जाएगा कि 36 ग्राम पानी हमें प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें पूछा था कि ये कौन सा जो नियम है यहाँ पर समर्थन दे रहा है, तो यहाँ पर निश्चित अनुपात का नियम जो है वो समर्थन दे रहा है, ठीक। अब हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 27, यहाँ पर कहा हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने का मतलब ये हुआ कि जो हमें सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है और जितनी यूनिट दी हुई है उसे हमें जोड़ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हमें हाइड्रोजन है वो कितना दिया हुआ है, तो वो 1 यूनिट दिया हुआ है, और नाइट्रोजन हमें कितना यूनिट दिया हुआ है, तो वो 14 यूनिट दिया हुआ है। ऑक्सीजन हमें 16 यूनिट दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, मतलब नाइट्रिक अम्ल है जो HNO3, इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें जितना यूनिट में दिया हुआ है उनको हमें जोड़ लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 1 यूनिट, ठीक है। नाइट्रोजन हमें दिया है 14 यूनिट और जो ऑक्सीजन है वो हमें दिया हुआ है 16 यूनिट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन तो एक है, एक ही अणु है उसका, तो 1 यूनिट हो जाएगा, ले लेंगे। 14 यूनिट ले लेंगे हम नाइट्रोजन का, पर ऑक्सीजन का जो है वो हमें यूनिट में दिया है 16 पर 1 अणु का, पर यहाँ पर तो 3 अणु है तो 3 से हमें गुणा करना होगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 प्लस जो 16 थी 48, तो 48 और 15 को जोड़ेंगे तो 64 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 28 कि समस्थानिकों के कोई भी दो उपयोग यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो समस्थानिकों के जो दो उपयोग है यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्क्रीन के सामने। पहला है कि कैंसर के उपचार में जैसे जो कोबाल्ट 60 है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है पुरातत्व में जो वस्तुओं की आयु को ज्ञात करने में जो कार्बन 14 डेटिंग प्रक्रिया है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हमारा जो 29वां सवाल है कि फ्लोएम के घटक बताइए। यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो फ्लोएम के घटक मुख्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है? चालनी नलिकाएं, दूसरा सहचारी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरिकाइमा और फ्लोएम रेसे। तो ये सब फ्लोएम के घटक है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हमारा सवाल है सवाल नंबर 30 जिसमें हमें आकृति दी हुई है और इस आकृति में से हमें ए बी सी डी का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर आकृति आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें ए जो है कोशिका केंद्रक, उसके बाद है जो दूसरा सी को क्या कहेंगे? तो ये सी जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेंड्राइट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डेंड्राइट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ। ओके चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है बी वाला पॉइंट। तो इसे क्या कहते हैं? तो ये कोशिका का जो भाग है ना, इसे हम कहते हैं तंत्रिका तंतु, जिसे दूसरे एक्सॉन नाम से भी हम जानते हैं। ओके, और जो लास्ट वाला है डी वाली आकृति, जो डी पॉइंट है, उस डी पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, जो आपको मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लिखकर बता दे रही हूँ, तंत्रिका अक्ष, जिसे एक्सॉन का अंतिम भाग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो गया हमारा आकृति का नामकरण। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है 31वां सवाल, जिसमें दूरी और विस्थापन के बीच में हमें अंतर बताना है। ओके बच्चों, तो देखो दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर समझाने से पहले अगर मैं आपको समझाऊं कि दूरी और विस्थापन कहते किसको हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है और यहाँ पर जो पहला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो बगीचा है और दूसरा बॉक्स जो है वो स्कूल है। ओके, अब यहाँ पर जो इंसान है उसको जाना है स्कूल की तरफ। अब यहाँ पर देखना बच्चों, अब जैसे कि उसके पास तो दो रास्ते हैं। पहली बात तो ये कि वो पहले बगीचा जाए, 10 मीटर की दूरी तय करे और बगीचे से स्कूल जाए, 20 मीटर की दूरी तय करे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं वो डायरेक्ट स्कूल भी चला जा रहा है, तो यहाँ से टोटल उसने दूरी कितनी तय करी होगी? तो 30 मीटर की दूरी तय करी होगी। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना बच्चों, 30 मीटर की दूरी उसने उस इंसान ने क्या करी है? चलकर तय करी स्कूल जाने तक। अब मान लेते हैं कि वो स्कूल से घर पर भी आया, तो 30 मीटर वो चलकर वापस आया। अब देखो मान लेते हैं कि 7 बजे वो यहाँ से घर से निकलकर स्कूल गया, 30 मीटर दूरी तय करी है यहाँ पर। उसके बाद वो शाम को घर पर वापस लौट कर आ गया, तो 30 मीटर वो वापस लौट कर आया। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल उसने 60 मीटर की दूरी तय की हुई, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पर जो विस्थापन है ना वो 0 हो जाएगा। 0 होने का कारण क्या है बच्चों? तो देखो 0 होने का कारण ये है क्योंकि विस्थापन क्या देखता है कि जब वो देखेगा कि मान लेते वो बच्चा जो है, वो व्यक्ति जो है, वो उस सुबह के टाइम पर जिस पॉइंट पे खड़ा था, शाम को भी उसी पॉइंट पे खड़ा था, यानी विस्थापन के नजरिए से उसने कोई दूरी तय करी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 30 मीटर जाना और 30 मीटर आना, तो 30 में से 30 घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन जो है वो 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन और दूरी किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर की, तो इनके बीच में अंतर क्या है। तो पहले दूरी को समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम विस्थापन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दूरी, तो दूरी कहते किसको है? तो दूरी जो वास्तविक मार्ग की कुल लंबाई होती है उसे कहते हैं। ठीक है, जैसा हमने लास्ट वाले जो एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा था, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके साथ साथ में दूरी हमेशा धनात्मक होती है बच्चों, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में कि जो जाने का और आने का टाइम हमने जोड़ दिया था, ठीक है, वो माइनस नहीं हुआ था। दूसरा है, दूसरी तरफ विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन प्रारंभ और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है, जो हमने देखा था कि 30 में से 30 जाने पर वो 0 हो गया था विस्थापन। और विस्थापन जो है सदिश राशि है। और तीसरी बात ये कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी, यानी दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है 32वां सवाल, इसके अंदर हमें आलेख दिया हुआ है और आलेख पर से हमें सवाल पूछा हुआ है। पहला सवाल है कि आलेख में दर्शाई गई जो रेखा AB द्वारा निरूपित लिफ्ट की गति का प्रकार पहचानना है। तो ये कौन सा प्रकार है बच्चों? तो ये प्रकार है सामान्य रूप से त्वरित गति। ठीक है, वेग के साथ में वो बढ़ रहा है। AB जो है हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये त्वरित
गति से क्या हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, वेग के साथ साथ संवेग समय के साथ में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि रेखा जो सीडी द्वारा प्रदर्शित होने वाली लिफ्ट की गति का प्रकार, तो वो हो जाएगा, उसकी इस गति का प्रकार क्या हो जाएगा, सीडी के समान रूप से मंदित गति, यानी वेग समय के साथ में क्या हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है 33वां सवाल, यहाँ पर हमें एक घटनाएं दो दी हुई है और इस पर से हमें प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि तुमने देखा होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में खिलाड़ी खूब ही तेजी से आने वाले गेंद को कैच करते समय क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि उपयुक्त घटना के साथ जुड़े हुए गति के नियम को पहचानना है कि यहाँ पर जो घटना हुई है इस घटना में गति का कौन सा नियम काम पर आ रहा है, कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है। तो देखो इसमें इस घटना में गति का जो है ना दूसरा नियम लगेगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। कौन सा है नियम, जो संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होती है, ठीक है, ये वाला नियम लगेगा इस घटना में, न्यूटन के गति का दूसरा नियम लगेगा। वहां पे जो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा हुआ था कि जो हाथ को खिलाड़ी पीछे ले जाता है तो उसका कारण क्या है। देखो उसका वैज्ञानिक कारण ये होता है कि जब खिलाड़ी हाथ पीछे ले जाता है तो गेंद को रोकने लगने में जो लगने वाला जो समय है वो बढ़ जाता है ना, जिससे क्या होता है, जो हाथ को पीछे लेते समय जो उसके ऊपर अगर वो हाथ आगे रखेगा तो तेजी से गेंद गिरने से क्या होगा, उसके हाथ में ज्यादा झटका लगेगा और उसको चोट भी आ सकती है बच्चों। वो पीछे ले जाने से क्या होगा, गेंद की जो स्पीड है पीछे जाते जाते धीरे हो जाएगी, है ना। धीरे हो जाने से क्या होगा कि जो चोट है वो कम लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। और गेंद जो है उसकी स्पीड भी पीछे आते आते स्लो हो जाएगी। इसकी वजह से वो हाथ को क्या करता है, पीछे लेकर जाता है। अब यहाँ पर जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन और लगा समय, यानी जो बल है वो समय के क्या है, वृत्त क्रमानुपाती है। यानी अगर बल बढ़ेगा, समय मतलब समय के साथ में क्या हो रहा है, समय जैसे हम ज्यादा लेंगे बल हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समय ज्यादा लेने पर बल हमारा घटेगा। खिलाड़ी के हाथ पीछे लेने से समय ज्यादा लगेगा और बल क्या लगेगा, घटेगा, है ना, तो उससे उसको चोट नहीं लगेगी। यही कारण है इसका हाथ पीछे लेने का। हमारा जो सवाल है नेक्स्ट सवाल 34 की गति के तीसरे नियम के अनुसार हम जब किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं तब वो वस्तु उतने ही बल से हमें विरुद्ध दिशा में धक्का लगाती है। तो यदि वो वस्तु रास्ते के सिरे पर खड़ी एक ट्रक हो तो हमारे द्वारा लगाए बल से वह गति में नहीं आती है। अब एक विद्यार्थी इस घटना को समझाते कहता है कि दो बल समान और विरुद्ध दिशा में है जो परस्पर एक दूसरे की असर को निरस्त करते हैं। तो इस वर्णन पर से बताओ कि ट्रक पर गति लगाने पर वो गति में क्यों नहीं आती, बल लगाने पर। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम की बात की गई है और दूसरी चीज की विद्यार्थी ने इस तीसरे नियम को गलत तरीके से पढ़ा है, गलत तरीके से समझा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहली बात तो जब हम ट्रक को धक्का लगाते हैं तो यहाँ पर ट्रक भी हमें उतनी ही बल से क्या कर रही है, उतनी ही विरुद्ध दिशा से हमें क्या कर रही है, बल लगाती है, ठीक है। उतना ही बल ट्रक का भी लगेगा पर विरुद्ध दिशा में लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम ट्रक पर बल लगाते हैं, अब जो ट्रक का वजन है और एक इंसान का जो वजन है उसमें काफी फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर असमान यानी विरुद्ध दिशा में जो बल है वो तो लग रहा है, परंतु यहाँ पर कैसा बल है, देखो एकदम ही जहां पर जो बल लगा रहा है वो असमान है, वो भी बात ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा बल काम आ रहा है, तो एक तो हमारा बल और ट्रक पर जो लगता है वो बल। अब ट्रक का जो प्रतिक्रिया वाला बल है वो, और उसके द्वारा जो सड़क पर घर्षण लग रहा है ट्रक का वो भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से ट्रक नहीं हिलती है, गति में नहीं आती, क्योंकि ट्रक के न चलने का असली कारण यह है कि हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है ट्रक और सड़क के बीच के घर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। तो जब तक लगाया गया बल घर्षण बल से अधिक नहीं होगा तब तक जो ट्रक है वो गति में आएगी नहीं, ठीक है। तो इसी की वजह से ट्रक गति में आती नहीं है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो 35वां सवाल है यहाँ पर कि शक्ति की परिभाषा दीजिए और किलो वॉट और वॉट के बीच में क्या संबंध है। तो देखो शक्ति की सबसे पहले समझ लेते हैं कि शक्ति जिसे हम पावर कहते हैं वो होता क्या है, उसे क्या कहते हैं, शक्ति की परिभाषा क्या है। तो शक्ति की परिभाषा है कि किसी भी कार्य को करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी प्रति इकाई समय में किया गया जो कार्य है वही शक्ति कहलाता है। और वॉट और किलोवाट का संबंध क्या है, तो शक्ति का जो SI मात्रक है वो होता है वॉट और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट।
है ना। तो ये संबंध है। दूसरी चीज की जो शक्ति का अगर सूत्र की बात करें तो शक्ति यानी पावर, तो पावर बराबर होता है कार्य बटे में समय, यानी कि जो शक्ति है वो कार्य में लगे हुए समय दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये शक्ति की परिभाषा थी और वॉट और किलोवाट के बीच का संबंध था। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो लास्ट सवाल है 37वां सवाल, इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण का हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे क्लासिफाई करना है यानी कि ब्रैकेट में भरना है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में कौन आ जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा गेहूं और ज्वार। गेहूं और जो ज्वार है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाएंगे। और प्रोटीन के अंदर आ जाएगा मूंगफली, अरहर और तिल। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे प्रोटीन के अंदर, क्योंकि इन तीनों में से प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। बात कर लेते हैं विटामिन और खनिज लवण की। बच गया है सब्जी, फल और मसाले, तो ये तीनों आ जाएंगे विटामिन और खनिज लवण के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सेक्शन बी है पेपर नंबर 1 का वो कंप्लीट होता है। ओके बच्चों।